ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है राजनीति विज्ञान विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम संघीय सरकार में राष्ट्रपति की शक्तियां। ये कार्यक्रम MA राजनीति विज्ञान के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय सरकार और राजनीति की तीसरी इकाई पर आधारित है। इस कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार हैं डॉक्टर वर्षा सागुरकर। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो आइए सुनते हैं राजनीति विज्ञान विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम संघीय सरकार में राष्ट्रपति की शक्तियां। अभी प्रस्तुत है इस कार्यक्रम का पहला भाग। नमस्कार साथियों। भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता है और संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। चूंकि भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली प्रचलित है, इसलिए राष्ट्रपति कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान है और मंत्रिमंडल के वास्तविक कार्यकारी। संवैधानिक प्रधान होने के कारण हमने अपने राष्ट्रपति को वास्तविक शक्तियां नहीं दी है, तथापि उनके पद को सत्ता और गरिमा से युक्त बनाया है। वे राज्य के शक्तिशाली शासक होने के साथ साथ भारतीय राज्य की एकता के प्रतीक भी हैं। उनकी स्थिति वैधानिक अध्यक्ष की है, फिर भी शासन में उनका पद एक धुरी के समान है जो संकट के समय संवैधानिक यंत्र को संतुलित कर सकता है। अर्थात सही मायनों में देखा जाए तो हमारे राष्ट्रपति का पद गौरव, गरिमा और प्रतिष्ठा का माना जाता है और राष्ट्र के प्रथम व्यक्ति के रूप में उनकी गिनती होती है। अब हम देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति ना तो इंग्लैंड के सम्राट की तरह महल में बैठकर अपने साम्राज्य को बनाए रख सकते हैं या रखते हैं, और ना ही अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह सारे देश पर अपनी कठपुतली सरकार के माध्यम से राज करते हैं, बल्कि हमारे राष्ट्रपति हमारे संविधान के प्रतिरक्षक, संरक्षक और भारतीय जनता के प्रतीक माने जाते हैं। संविधान की धाराओं में राष्ट्रपति के अधिकारों की व्याख्या बहुत अलग ढंग से की है और इसमें ये बताया गया है कि राष्ट्रपति के क्या कर्तव्य है, उनकी क्या जवाबदेही है, उन्होंने जो शपथ ली है उसका वास्तविक अर्थ क्या है। इसलिए हमें राष्ट्रपति की शक्तियों को समझना होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता है और संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है। चूंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और वह संवैधानिक प्रधान भी है और मंत्रिमंडल का वास्तविक कार्यकारी भी है, इसलिए उनके पास व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति भी है और बहुत सारी शक्तियां उनको दी गई है। उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे।
उनकी शक्तियों को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहले भाग में हम सामान्यकालीन शक्तियों की चर्चा करेंगे और द्वितीय भाग में हम संकटकालीन या आपातकालीन शक्तियों की विवेचना या चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं साधारण परिस्थितियों में प्रयुक्त जो उनको शांतिकालीन शक्तियां दी गई है वो क्या क्या है। और मैंने आपको ये बताया कि वह कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। इस नाते सबसे पहली शक्ति जो उनको प्राप्त है वो है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। संविधान की धारा में कहा गया है कि भारतीय संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और संविधान का अनुच्छेद 77 ये कहता है कि भारत सरकार के कार्यपालिका संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से संपादित किए जाएंगे, अर्थात शक्ति भी उनको प्रदान की गई और उनके नाम से ही सारे कामों का संपादन किया जाएगा। अब शासन के जितने भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होंगे और सरकार के समस्त महत्वपूर्ण निर्णय उनके माने जाएंगे, यानी जो निर्णय भी लिए जाएंगे वो राष्ट्रपति के होंगे। संविधान का अनुच्छेद 74 ये कहता है कि संघीय मंत्रिमंडल जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति को उसकी कार्यपालिका शक्तियों को उपयोग में लाने के लिए सलाह और सहायता देगा। और अनुच्छेद 78 ये कहता है कि प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के संघ प्रशासन और व्यवस्थापन संबंधी प्रस्ताव की सूचना दे। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ऐसे मामलों को जिस पर केवल किसी मंत्री ने निर्णय लिया है, मंत्रिमंडल में विचार के लिए रखा जा सकता है। जिन विषयों पर संसद कानून बना सकती है उसके संबंध में कार्यपालिका संबंधी अधिकारों का उपयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और केंद्रीय सरकार की कार्यविधि के बारे में नियम बनाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। फिर आप देखते हैं कि बहुत सारे मंत्री बहुत सारे विभाग संभाले होते हैं, तो उनके बीच में जो कार्य का विभाजन या विभाग का विभाजन किया जाता है वह राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि राष्ट्रपति को बहुत सारी कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन उनको नियुक्त करते समय वह बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाते हैं। लेकिन अगर यदि लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति का लाभ उठाकर वह अपने पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रहते हैं। उन्हीं के द्वारा मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जितनी नियुक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जैसे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, महाधिवक्ता की नियुक्ति, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 के अनुसार वह सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है और संघ लोक सेवा आयोग, अंतर्राज्यीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फिर जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पर जो मुख्य आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वित्त आयोग है, भाषा आयोग है, निर्वाचन आयोग है, इनके जितने भी सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्ति दी जाती है। विदेशों में जो भारत के राजदूत होते हैं, कूटनीतिक प्रतिनिधि होते हैं, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
और जिन व्यक्तियों को राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है उनको पद मुक्त करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। वह मंत्रियों को, भारत के महाधिवक्ता को, राज्यपाल को, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, अन्य न्यायाधीशों को, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को संविधान में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार अपदस्थ कर सकता है। अर्थात जो नियुक्ति देगा उसको ही विमुक्ति का अधिकार प्राप्त है। और कतिपय ऐसे भी अधिकारी हैं जिनके प्रशासनिक कार्य या निर्णय तभी लागू हो सकते हैं जब राष्ट्रपति उन पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दे। संक्षेप में अगर हम कहें तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां बहुत अधिक विस्तृत है। संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण यह परंपरा स्थापित हो गई है कि वह इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। तो ये तो हुई राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। आप लोग याद रखिएगा कि इसमें हमको बहुत सारी नियुक्ति और उनकी पद मुक्ति के बारे में बात करना है और उसके बारे में ही लिखना है। अब चूंकि कार्यपालिका का प्रधान था, इसलिए कार्यपालिका शक्ति और भी शासन को हमने 3 भागों में बांटा है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो अब हम दूसरी शक्ति की ओर आते हैं, वह है विधायी शक्तियां या व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। संसद की जब आप कल्पना करेंगे तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि लोकसभा, राज्यसभा यानी संसद। संसद की जब भी बात करते हैं तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलकर ही या इन तीनों को मिलाकर ही संसद मानी जाती है, बोली जाती है, कही जाती है। तो इसके अंतर्गत संसद के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में और राष्ट्र का अध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रपति को भारतीय व्यवस्थापन प्रणाली में बहुत सारे व्यवस्थापन संबंधी कार्य करने होते हैं और इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 58(2) के अंतर्गत वह संसद को आमंत्रित और स्थगित करने और लोकसभा को भंग करने के अधिकार का प्रयोग करता है। यानी प्रथम सत्र जब होता है लोकसभा का तो सत्र आमंत्रित करता है, उसको भंग करने का अधिकार, उसको स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। यदि किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में कोई मतभेद हो तो उसको दूर करने के लिए भी वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक या दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आमंत्रित कर सकता है। प्रत्येक अधिवेशन के प्रारंभ में वह संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण देता है। वह राज्यसभा और लोकसभा के स्थानापन्न अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है और जो कि साहित्य, समाज और कला, संस्कृति, खेलकूद आदि क्षेत्रों के माने हुए लोग हैं, ऐसे लोगों को वह नियुक्त कर सकता है राज्यसभा में। इसके अतिरिक्त 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को भी मनोनीत करने का उन्हें अधिकार है। तो ये हुई राष्ट्रपति की व्यवस्थापन या विधायी शक्तियां। अभी हमने कार्यपालिका शक्तियों को देखा, उसके बाद हमने विधायी शक्तियों को देखा। अब तीसरी शक्ति की ओर हम अग्रसर होंगे, उसके बारे में ये है वित्तीय शक्तियां। लेकिन वित्तीय शक्तियां बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी विधेयक राज्यसभा, लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है
उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अनिवार्य होते हैं। यदि उस पर हस्ताक्षर नहीं है तो वह विधेयक कानून का रूप धारण नहीं कर सकता है। ये अवश्य है कि धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति को स्वविवेकी शक्ति प्राप्त नहीं है, यानी धन विधेयक के संबंध में कोई भी प्रपोजल आने पर उसको हस्ताक्षर करने ही होते हैं। लेकिन अन्य विधेयक जो होते हैं उनको वह पुनर्विचार करने के लिए वापस भेज सकते हैं। यदि संसद बहुमत के द्वारा उनको पास कर दे तो फिर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने से मना नहीं करेंगे। इस प्रकार राष्ट्रपति को किसी विधेयक के संबंध में निलंबन की शक्ति भी प्राप्त है और राष्ट्रपति के निलंबन के निषेधाधिकार का भारतीय संसदात्मक प्रणाली में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। यह वह संवैधानिक अवरोध है, न कि बुरी नीयत से प्रयुक्त होने वाला अवरोध। संविधान निर्माताओं का यह विचार था कि संसद जैसी व्यस्त संस्था यदि राजनीतिक तत्वों से प्रभावित होकर किसी विधेयक या किसी विधेयक पर राष्ट्रीय हित की दृष्टि से अगर पूर्ण विचार नहीं कर सकी है तो राष्ट्रपति अपने अनुभव के आधार पर उपयुक्त सुझाव देकर उसमें सुधार कर सकेंगे। इस प्रकार विशेष प्रकार के विधेयक भी राष्ट्रपति की पूर्वाज्ञा के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते और राष्ट्रपति को संसद में संदेश भेजने का अधिकार भी प्राप्त है। इसके अलावा उनके व्यवस्थापन के क्षेत्र में उनको एक और महत्वपूर्ण शक्ति प्रदान की गई है, वह है संविधान के अनुच्छेद 123(1) के अनुसार, यानी जब संसद का अधिवेशन नहीं हो रहा हो तब राष्ट्रपति अध्यादेश लागू कर सकते हैं और उनके द्वारा जारी किया गया अध्यादेश बहुत अधिक प्रभावपूर्ण और शक्तिशाली होगा जितना कि संसद के द्वारा पारित किया गया कानून होता है। और ये अध्यादेश संसद का अगला सत्र होने या अगला अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के पश्चात समाप्त माना जाएगा। यदि संसद चाहे तो ये अध्यादेशों को समाप्त भी कर सकती है या इसमें संशोधन करके लागू कर सकती है या इसको यथावत चलने दे सकती है या रहने दे सकती है। अगस्त 2002 में राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने चुनाव सुधारों से संबंधित एक अध्यादेश लौटाकर केंद्र सरकार को करारा झटका दिया था। राष्ट्रपति ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से अध्यादेश के प्रावधानों पर स्पष्टीकरण मांगा था। डॉक्टर कलाम ने इस आधार पर चुनाव अध्यादेश को वापस लौटा दिया था कि इनमें उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर चुनाव आयोग द्वारा उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी देने की अनिवार्यता को शामिल नहीं किया गया था। तो ये माना जा सकता है कि लिखित संविधान और संसदात्मक व्यवस्था वाले किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को इतनी अधिक विधायी शक्तियां प्राप्त नहीं है जितनी कि भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। लेकिन यह स्पष्ट है कि इसका प्रयोग वह मंत्रिमंडल के परामर्श के आधार पर ही करेंगे। तो ये अध्यादेश भी हो गया विधायी शक्ति के अंतर्गत। अब हम आते हैं वित्तीय शक्तियों की ओर। राष्ट्रपति के नाम से ही प्रतिवर्ष वित्त मंत्री के द्वारा बजट संसद में पेश किया जाता है। बजट से सभी बच्चे परिचित हैं, सभी साथी परिचित हैं। बजट वित्त मंत्री के द्वारा संसद में पेश किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है और उनकी अनुमति के बिना कोई भी वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति ही प्रतिवर्ष नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, वित्त आयोग की सिफारिशें
आदि संसद के समक्ष रखवाते हैं। भारत की आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का संपूर्ण नियंत्रण होता है। वह संसद की स्वीकृति के बिना इसमें से अचानक पड़ने वाले खर्चों पर सरकार को धन दे सकते हैं। वह संसद से पूरक, अपवादभूत अनुदानों की मांग कर सकते हैं। राष्ट्रपति कुछ राज्यों को केंद्रीय अनुदान दिलाने के लिए आज्ञा भी जारी कर सकते हैं। वह करों से होने वाली आय का जो वितरण होता है उसे भी निर्धारित करते हैं। संघ और राज्यों के बीच में करों के विभाजन के संबंध में सलाह देने के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति का अधिकार भी राष्ट्रपति को दिया गया है। तो आप देखिए कि वित्त के क्षेत्र में राष्ट्रपति को कितने सारे अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा चौथी शक्ति की ओर हम अग्रसर होते हैं, वह है न्यायिक शक्तियां। चूंकि सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसलिए उनके अधिकारियों कर्मचारियों के नियुक्ति के संबंध में जितने भी नियम होते हैं उनका निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार उन्हें क्षमादान का अधिकार भी दिया गया है। वे दंड यानी किसी व्यक्ति को जो सजा मिली है उसको पूर्ण रूप से क्षमा कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं अथवा दंड में परिवर्तन कर सकते हैं। इस अधिकार का प्रयोग केवल 3 प्रकार के दंडों पर कर सकते हैं। यदि दंड किसी सैनिक न्यायालय द्वारा दिया गया हो, यदि दंड किसी ऐसे मामलों में दिया गया हो जो केंद्रीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हो, अथवा अपराधी को मृत्यु दंड दिया गया हो। व्यवहार में देखा जाए तो राष्ट्रपति इनका प्रयोग मंत्रिमंडल के परामर्श के आधार पर ही करते हैं, लेकिन ये भी एक उनकी महत्वपूर्ण शक्ति है, क्षमादान करने की शक्ति। फिर है सैनिक शक्तियां। चूंकि तीनों सेनाओं की कमांड राष्ट्रपति के हाथ में होती है और सारी शक्ति भी राष्ट्रपति के हाथ में निहित होती है, उन्हें सेना अध्यक्ष के नाम से भी संबोधित किया जाता है और अपनी इस शक्ति का प्रयोग वह विधि के अनुसार करते हैं। वस्तुतः युद्ध और शांति के समय कानून बनाने का अधिकार पूर्ण रूप से संसद के पास है। बिना संसद की स्वीकृति या बाद में संसद की स्वीकृति की आशा में ना तो वे युद्ध की घोषणा कर सकते हैं, ना ही सेनाओं को युद्ध लड़ने के लिए सीमाओं पर भेज सकते हैं। लेकिन फिर भी ये सेनाध्यक्ष हैं, क्योंकि तीनों सेनाध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। फिर कूटनीतिक और राजनयिक शक्तियां उनको प्राप्त है। तो राष्ट्रपति विदेशों में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधियों और वाणिज्य दूतों की नियुक्ति करते हैं। बाहर से विदेशों से जो प्रतिनिधि आते हैं उनके प्रमाण पत्र को स्वीकार करते हैं। जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, समझौते हैं और जितनी भी वार्ताएं हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं। लेकिन ये व्यवहार में तभी लागू होती है जब इसे संसद की स्वीकृति मिल जाती है। फिर राज्यों के संबंध में भी राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियां प्रदान की गई है। जैसे राज्य के राज्यपालों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यदि कोई राज्य निम्न विषयों पर अधिनियम बनाना चाहे तो सबसे पहले उन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होती है। जैसे राज्य द्वारा संपत्ति को प्राप्त करने के लिए बनाए गए अधिनियम, या किसी राज्य के अंदर या दूसरे राज्यों के साथ
व्यापार आदि पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयकों को राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। यानी राज्य के अंदर भी राष्ट्रपति को अपार शक्तियां प्रदान की गई है। उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार। संविधान का अनुच्छेद 143 यह कहता है कि यदि सार्वजनिक महत्व का कोई प्रश्न उपस्थित हुआ है तो ऐसे प्रश्न के संबंध में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से कानूनन परामर्श ले सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया परामर्श बाध्यकारी नहीं होता, बल्कि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है कि वे उस परामर्श को स्वीकार करे अथवा नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि शांतिकालीन स्थिति में या शांति वाली स्थिति में राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियां प्रदान की गई है। शांति काल में यह अपेक्षा की गई है राष्ट्रपति से कि वह संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे, क्योंकि हमारे देश में संसदात्मक शासन प्रणाली है और इसलिए हम कह सकते हैं कि हम अपने राष्ट्रपति को एक संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं और हमारी ये अपेक्षा है कि वह संसद की सलाह और निर्देश के अनुसार कार्य करेंगे। इस प्रकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के साथ कार्य करेगा और संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। तो ये थी उनकी सामान्यकालीन शक्तियां। अगले भाग में हम राष्ट्रपति की आपातकालीन या संकटकालीन शक्तियों की चर्चा करेंगे। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे राजनीति विज्ञान विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम संघीय सरकार में राष्ट्रपति की शक्तियां। अभी आपने इस कार्यक्रम का पहला भाग सुना। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थी डॉक्टर वर्षा सागोरकर। निवेदिका थी अनुराधा। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये शैक्षणिक ध्वनि कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।